जय हिंद बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया टॉपिक। और जो हमारा आज का नया टॉपिक होने वाला है, इस टॉपिक का नाम है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, या फिर आप इसे कह सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ये दोनों ही लगभग लगभग सेम है। ठीक है, देखिए कभी कभी हम लोगों के मन में आता है, मैं आपसे पूछूं ब्रीदिंग क्या है। ठीक है, रेस्पिरेशन का आपने थोड़ी पढ़ाई, मैं आपसे पूछूं ब्रीदिंग क्या है, आप सभी लोग क्या बोलेंगे? आप सब लोग बहुत ही छोटी सी बात मुझसे बोलेंगे। आप सभी लोग बोलेंगे भैया जो हम इनहेल और जो ये एक्सेल कर रहे हैं यही ब्रीदिंग है। 60% सही और 40% गलत। क्योंकि गलत नहीं बोलूँगा, इनकम्प्लीट बोलूँगा, क्योंकि इसमें आपको जो बात मुझसे बोलनी चाहिए थी वो ये भी बोलनी चाहिए। थोड़ा सा आगे कर देता हूँ। इसमें आपको मुझसे जो बात बोलनी चाहिए थी वो ये होनी चाहिए थी, भैया इनहेलेशन तो हुआ, बीच में होता है एक्सचेंज ऑफ गैस और फिर होता है एक्सेलेशन। मतलब आप सभी को पता है हमारे ब्लड को टाइम टू टाइम ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और ऑक्सीजन कहाँ से आती है? जो हम ये इनहेल करते हैं। तो जो मैंने इनहेल करी, इनहेल हुई, उसके बाद जो मैंने इनहेल ऑक्सीजन करी ये मेरे ब्लड में जानी चाहिए। जब तक ये मेरे ब्लड में नहीं जाएगी तब तक टास्क कंप्लीट नहीं हुई, इसीलिए जैसे ही मैं कभी कोई गैस, जैसे मेनली ऑक्सीजन, मैं इनहेल करता हूँ तो वो मेरे ब्लड में मिक्स होनी चाहिए और CO2 बाहर आनी चाहिए। इसका मतलब एक्सचेंज ऑफ गैस, मतलब कुछ ऐसा हो जाए, इनहेलेशन में O2 अंदर जाए और एक्सेलेशन में CO2 बाहर आ रहा है। इसका मतलब कभी तो अदला बदली हुई होगी, कभी तो एक्सचेंज हुआ होगा। कुछ सोचिए ना, हम क्या बोलते हैं? इनहेल O2, एक्सेल CO2। तो ऐसा जादू क्यों हुआ? क्योंकि बीच में एक सेकंड स्टेप आया जिसको हम बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैस, जो हम लोग काफ़ी ज़्यादा मिस कर देते हैं। तो इस मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के 3 स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है इनहेलेशन। क्या होता है? इनहेलेशन। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कि जो ये इनहेलेशन है, मैंने क्या बोला? पहला स्टेप क्या है? देखिए लिखा हुआ पीछे, इनहेलेशन। इनहेलेशन मतलब, अब देखिए समझने की कोशिश करना। जैसे हम इनहेल करते हैं ना, क्या होता है? इनहेल करो, हमारी जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं ये ऊपर की तरफ आई और बाहर आई। तो हमारी जैसे ही हम इनहेल करते हैं, आवर इंटरकोस्टल मसल्स आर पुल्ड अपवर्ड एंड आउटवर्ड। और ऐसा होने से हमारी चेस्ट का साइज बढ़ गया। देखो बढ़ गया, नहीं बढ़ गया? तो अगर चेस्ट की जो हमारी साइज है, अगर हमारे चेस्ट का साइज बढ़ गया, लाइफ में याद रखना, जब भी किसी चीज का साइज बढ़ता है, लाइफ में याद रखना, जब भी किसी चीज का साइज बढ़ता है, 1 मिनट मार कर लेके आया। हाँ, जब भी किसी चीज का, क्या बोला मैंने? जब भी किसी चीज का, बहुत धीरे से नहीं, हाँ, जब भी किसी चीज का साइज बढ़ता है तो लाइफ में रखना, उसका प्रेशर हमेशा घटता है, हमेशा घटता है। अब देखो मैं कोशिश करता हूँ, हुआ क्या? ब्रीथिंग करी, इनहेल, चेस्ट अपवर्ड एंड आउटवर्ड, साइज ऑफ थोरैकिक कैविटी, चेस्ट का साइज बढ़ गया ना, बढ़ गया। तो जैसे चेस्ट का साइज बढ़ता है तो अंदर एयर का प्रेशर कम होता है, लेकिन बाहर जो एनवायरनमेंट में जो एयर का प्रेशर है वो तो एक फिक्स प्रेशर है। ठीक है, और हमारे जो अंदर जो हमारे चेस्ट का प्रेशर है वो कम हो चुका है। आपको पता है हमेशा हर कोई चीज हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करती है। पानी भी हाई से लो मूव करता है, वो लो से हाई मूव नहीं करता, अपने आप मूव करवा दें पता लगे, अपने आप पानी हाई से लो मूव करता है। जैसे आपके पास एक बलून है, अगर आप बलून को फोड़ेंगे तो बलून की जो गैस है वो कहाँ से कहाँ निकलेगी? बलून की जो गैस है, हमेशा रखना, बलून की गैस हाई से लो की तरफ आएगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो जैसे ही चेस्ट का हमारी साइज बढ़ा, अंदर का प्रेशर घट गया, अंदर का प्रेशर घट गया तो बाहर का प्रेशर बढ़ गया, तो एयर कहाँ से जाएगी? बाहर से अंदर। यही तो होता है इनहेलेशन में, साइज बढ़ रहा है, हवा अंदर जा रही है, तो हवा जो है वो नोस्ट्रल के रास्ते हमारे लंग्स में जाती है, इसी को हम बोलते हैं इनहेलेशन। तो इनहेलेशन आपका ढंग समझे, इसमें क्या होता है? हमारे इंटरकोस्टल मसल्स ऊपर और आउटवर्ड होती हैं, हमारे थोरैकिक कैविटी का साइज बढ़ता है, अंदर का प्रेशर घटता है, इसीलिए एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर अंदर की तरफ मूव करती है हमारे लंग्स में। ठीक है, अब समझ आ गया सेकंड स्टेप। अब सुनिए थर्ड, अब बात करते हैं, सॉरी फर्स्ट स्टेप समझ आ गया, अब बात करते हैं हमारा जो सेकंड स्टेप है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जो सेकंड स्टेप है ये है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बहुत जरूरी है। अब जरा एक्सचेंज ऑफ गैस को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बहुत सिंपल लॉजिक है, जो मैंने एयर अंदर इनहेल करी, जो मैंने एयर अभी इनहेल करी, उसके पास क्या है? O2, उसके पास तो ऑक्सीजन है, लेकिन जो मेरा ब्लड कैपिलरीज में है उसके पास अभी एट प्रेजेंट उसके पास CO2 है। क्या है उसके पास? CO2 है, वो उसे बाहर फेंकना चाह रहा है। तो होता क्या है,
जैसी मेरी इनहेल एयर आती है वो ऑक्सीजन लेके आती है, और जो मेरी ब्लड कैपिलरीज हैं, जिनकी ब्लड कैपिलरीज पे जो मतलब मेनली एल्वियोली पे सप्लाई करता है, ठीक है, तो एल्वियोली की जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, उस एल्वियोली की ब्लड कैपिलरीज के पास CO2 कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। और हम लोग को पता है हर किसी चीज़ का बाय नेचर होता है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाना चाहता है। मतलब जो बाहर की एयर है उसके पास ऑक्सीजन ज़्यादा है, और अंदर का जो एल्वियोली है उसके पास ऑक्सीजन कम है और CO2 ज़्यादा है, और बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा है और CO2 कम है। इसका मतलब CO2 कहाँ से कहाँ जाना चाहेगा? अपने हाई से अपने लो की तरफ जाना चाहेगा, और ऑक्सीजन अपने हाई से अपने लो की तरफ जाना चाहेगा। इसी को बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैस। मतलब जो हमने बाहर से एयर ली थी वो अब मिक्स होगी ब्लड के साथ। क्यों? क्योंकि ब्लड के पास ऑक्सीजन कम है, जो यूज ब्लड हो चुका है उसका ऑक्सीजन कम हो चुकी है। तो हमेशा याद रखना, ऑक्सीजन हमेशा मूव करेगी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो जो ऑक्सीजन होती है वो मूव करती है ब्लड में, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, मैं पूरी कर रहा हूँ, अपना फिर समझेंगे। ध्यान देंगे, ये वो हवा है जो हमने इनहेल करी, ठीक है, और ये ब्लड कैपिलरीज हैं, ये एल्वियोली है, एल्वियोली के अंदर ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जिसके पास CO2 तो काफ़ी ज़्यादा है लेकिन O2 बहुत कम है। और इसके पास जो हमने इनहेल करी है O2 बहुत ज़्यादा है और CO2 बहुत कम है। अब होगा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होता है? हाई से लो की तरफ और लो से हाई की तरफ। इसका मतलब ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? जहाँ से हाई है वहाँ से लो की तरफ। इसका मतलब ऑक्सीजन तो मूव कर जाएगा ब्लड में, और CO2 मूव कर जाएगा ब्लड से बाहर। CO2 मूव कर जाएगा ब्लड से बाहर। यही तो होता है एक्सचेंज ऑफ गैस, ठीक है। हमेशा कोई भी चीज इसे बोलते हैं डिफ्यूजन। जब भी गैसेस में सब होता है, एक्सचेंज होता है, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। जो ऑक्सीजन है वो अपनी हाई कंसंट्रेशन से अपनी लो की तरफ मूव कर गई, यानी कि इनटू द ब्लड मूव कर गई एयर से, जो हमने इनहेल की थी। और जो CO2 जो ब्लड में मिक्स थी वो ब्लड से बाहर की तरफ मूव कर गई, अपने लो की तरफ मूव कर गई। इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। तो यहीं पर होता है एक्सचेंज ऑफ गैस। अब हम एक्सेलेशन करेंगे। अब बिल्कुल इसका उल्टा होता है, देखो समझो, मैंने से इनहेल किया, एक्सचेंज ऑफ गैस हो गया, एक्सेल, फिर इनहेल, एक्सचेंज ऑफ गैस, एक्सेल, ठीक है। अब जो थर्ड स्टेप है एक्सेलेशन, वो तो बहुत इजी है। वो इतना इजी इसलिए है क्योंकि वो बिल्कुल इनहेलेशन का एकदम उल्टा है। देखिए एक्सेलेशन में क्या होता है, छोड़ रहा हूं, इंटरकोस्टल मसल नीचे की तरफ जाती हैं और अंदर की तरफ जाती हैं, और उसकी वजह से हमारी थोरैकिक कैविटी का जो साइज होता है वो डिक्रीज हो जाता है। अगर हमारा साइज डिक्रीज हो जाएगा तो हमारे अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा, और बाहर का प्रेशर तो फिक्स है। अगर हमारे अंदर का प्रेशर बढ़ गया तो मैंने आपको भी सिखाया एयर कहाँ से कहाँ जाती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यानी कि अब एयर अंदर से बाहर जाएगी। देखो वही तो हो रहा है, देखना है, मैं एक्सेल करूंगा, ये डिक्रीज कर रहा है और हवा बाहर आ रही है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि अंदर का साइज डिक्रीज हो चुका है, और एयर हमेशा याद रखना हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करती है। बोलो यार, देखो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में फिर समझा रहा हूँ, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इस टॉपिक को जनरली लोग भगा के निकाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा, इसमें कहीं थोड़ी इसमें फिजिक्स लग जाती है, हाई प्रेशर लो प्रेशर। तो बायो वाले स्पेशल करते हैं तो ऐसे समझते हैं, भाई ये है ये गैस आई, इनहेलेशन हुआ, आपको समझाएंगे इनहेलेशन हुआ, हमने फटाफट एक्सचेंज ऑफ गैस का एक्सेलेशन किया। वो कभी ये हाई प्रेशर लो प्रेशर साइज प्रेशर इसे डील नहीं करेंगे। आपको समझ तो आना चाहिए ना कि चेस्ट का साइज बढ़ रहा है तो हवा अंदर क्यों आ रही है, क्योंकि अंदर का प्रेशर कम हो चुका है इसलिए अंदर आ रही है। जहाँ कम होगा हवा वहाँ जाएगी। अब मैं जब एक्सेल कर रहा हूँ तो बाहर का प्रेशर कम है इसलिए हवा बाहर जा रही है, ठीक है। तो घटबड़ कौन रहा है? अंदर का। अगर ये बढ़ेगा तो हवा बाहर जाएगी, अगर ये प्रेशर घटेगा, ठीक है। और प्रेशर और साइज दोनों उल्टे होते हैं। देखो समझो, साइज बढ़ा, प्रेशर घट गया इसलिए आई, साइज छोटा हो गया इसका मतलब प्रेशर बढ़ गया, हवा बाहर चली गई। ये एक्सेलेशन है। तो उम्मीद कर रहा हूँ एक्सचेंज ऑफ गैस का आपको बताइए, एक्सचेंज ऑफ गैस में सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है। ये जितना भी आपको समझ आया कोई बात नहीं। अगर आपको थोड़ा सा इस टॉपिक में मुझे होता है जनरली कि बच्चों को टॉपिक थोड़ा सा कम समझ आता है, तो जनरली जैसे क्लास होगी आप मेरे से क्लास में फिर पूछना, आपको फिर समझाऊंगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की। हमारा जो टॉपिक है वो है डेंटल कैरीज। देखिए डेंटल कैरीज या डेंटल कैरीज ना एक दांतों का एक ऐसा डिफेक्ट है जिससे हमारे दांतों का जो इनेमल होता है वो धीरे धीरे सॉफ्ट होने लगता है, और फिर कहीं ना कहीं उसकी उतनी स्ट्रेंथ नहीं रहती। क्योंकि ये होता क्यों है? आप सभी लोगों को पता है जनरली जब फूड खाते हैं उसमें काफ़ी अमाउंट में शुगर होती है, ठीक है, और शुगर में बैक्टीरिया बहुत बढ़िया अटैक करते हैं, ठीक है। और होता क्या है, जैसे मान लो ये मेरा तो ऐसा दांत नहीं, मान लो किसी का दांत है, ठीक है, और उसने कोई भी फूड खाया और उस फूड में शुगर था। जरूरी नहीं शुगर मतलब सिर्फ चीनी, ठीक है, शुगर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो और भी काफ़ी सारे आपको फूड में मिल जाएगा, ठीक है। तो उसने शुगर खाया और उसने रात को ब्रश नहीं किया, तो रात भर क्या होगा, उसके दांत में बैक्टीरिया अटैक करेंगे इस शुगर के ऊपर, बैक्टीरिया अटैक करने लग जाएंगे, ठीक है। और जैसे जैसे बैक्टीरिया उसके दांत पर अटैक करेंगे, ठीक है, उसके दांत में एसिड बनने लग जाएगा। क्या बनेगा? एसिड। और एसिड का आपको तो पता ही है,
एसिड जो होते हैं बहुत ही कोरोसिव होते हैं। एसिड उसके माउथ का पीएच बहुत बुरी तरह से डिक्रीज कर देंगे और धीरे 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 उसके इनेमल को कोरोड करने लगेंगे और उसका जो इनेमल है वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगा और उसके दांतों की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी कम हो जाएगी। ये वही होता है जब तक हमारे दांत के जिन पार्टों में सलाइवा नहीं पहुंच पाता, क्योंकि सलाइवा की बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टी होती है, सलाइवा बैक्टीरिया को मारता है। लेकिन अगर हमारे दांतों में सलाइवा जिन एंड तक नहीं पहुंच पाता है और बैक्टीरिया वहाँ अपना जबरदस्त अटैक दिखाते हैं तो वहाँ पर वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं और जैसे ही वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं हमारे दांत का जो हार्डेस्ट सबसे होता है धीरे धीरे कोरोड होता है। एसिड तो बहुत जबरदस्त चीज़ है, कोरोड की बात कर रहे हो, एसिड तो हड्डी खा जाए तुम्हारी, ठीक है, इतना कोरोसिव होता है एसिड, हाईली कोरोसिव इन नेचर। तो ऐसे ही हमारे माउथ में होता है, हमारे माउथ का पीच धीरे धीरे डिक्रीज होता है। तो इसका एक ही प्रिवेंशन है, आप लोग 2 टाइम एटलीस्ट ब्रश करें, ठीक है, रात को खाने के बाद भी ब्रश करें। तो उससे क्या होगा, जितना भी आपके माउथ में शुगर फंसा हुआ है, ठीक है, आपके जो भी आपने फूड कंज्यूम किया उसमें जो भी शुगर था वो शुगर कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा, ठीक है। और अगर शुगर ही खत्म हो गया तो बैक्टीरिया अटैक नहीं करेंगे, बैक्टीरिया अटैक नहीं करेंगे तो एसिड नहीं बनेगा। तो रीजन समझे, रीजन क्या है, आपने फूड खाया, उस फूड में शुगर था, शुगर ने बैक्टीरिया ने अटैक किया, बैक्टीरिया के अटैक करने से एसिड डेवलप हुआ और एसिड के डेवलप करने से एसिड ने धीरे धीरे आपके जो दांत का इनेमल है उसको सॉफ्ट करना शुरू कर दिया, उसकी ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग शुरू कर दी। जितना ये सॉफ्ट होगा उतना कमजोर होगा, इसको हार्ड होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए यूज़ करें दंतकांति पतंजलि वाला, ठीक है, समझ रहे हो। अभी उससे कन्फ्यूज मत करना, स्कूल बच्चों से कन्फ्यूज करते हैं, ठंडा खाया गर्म खाया दांतों में झंझनाहट हो गई, सेंसोडाइन। अरे सेंसोडाइन नहीं है, सेंसोडाइन वाला कंसेप्ट अलग होता है। सेंसोडाइन के केस में क्या होता है, हमारे दांतों में जो नर्व्स होती हैं, ठीक है, उन पे डायरेक्ट जो फूड है वो कॉन्टेक्ट दिखाता है, तो ठंडा खाना या गर्म खाना से हमारे दांतों की नर्व्स को टच करता है, इसलिए हमें सेंसिटिविटी का अलग केस है, ठीक है। डेंटल केस का अलग इशू होता है, सही बात है कि नहीं बात है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको जो मैंने आज 2 छोटे नन्हे टॉपिक पढ़ाए वो समझ आए होंगे। आपको जो अगले टॉपिक की वीडियो होने वाली है जिसके नोट्स आपको कल फॉरवर्ड करूँगा वीडियो के साथ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है और वो होने वाला है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम 2 टाइप का होता है, एक होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। इन दोनों में से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला ब्लड जिसने जाना है बॉडी में, ब्लड वेसल्स जो लेके जाते हैं, और हार्ट जो ब्लड को पहुंचाता है, पंप मारता है, प्रेशर मारता है, क्योंकि ब्लड ने बहुत दूर तक जाना है हमारी बॉडी में। जब तक कोई उसे पंप नहीं करेगा तब तक ब्लड जाएगा नहीं। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 पार्ट, ब्लड वेसल्स और हार्ट। तो इन्हें पढ़ेंगे हम डिटेल में अगले आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।